एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वो लाइफ में सक्सेस अचीव कर लेते हैं, बट जो पढ़ाई करते हैं, जो टॉपर रहते हैं स्कूल कॉलेज में, वो अचीव क्यों नहीं कर पाते? करेंगे, हम छोड़ देंगे, मतलब आप रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते वो तो। मैम, व्हाट काइंड ऑफ लीडर्स शुड द यूथ बिकम? महात्मा गांधी और भगत सिंह? आज स्टूडेंट लेजी और वी गिविंग देम ए लेजी सिस्टम। एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वो लाइफ में सक्सेस अचीव कर लेते हैं, बट जो पढ़ाई करते हैं, जो टॉपर रहते हैं स्कूल कॉलेज में, वो अचीव क्यों नहीं कर पाते? पता नहीं ये रिसर्च कैसे आप किए कि एवरेज स्टूडेंट ही मतलब सक्सेसफुल होते हैं और टॉपर सक्सेसफुल नहीं होते। इसका तो मेरे पास ऐसा कोई ख़ास डेटा नहीं है। टॉपर भी अचीव करते हैं, बट फ़र्क क्या होता है ना कि जो लोग टॉपर होते हैं ना, उनको ना फेलियर एक्सेप्ट करने की आदत नहीं होती। वो स्कूल में भी टॉपर होते हैं, हमेशा से उनको हर कुछ मतलब टॉप लेवल पे मिल रहा होता है। पर जैसे ही वो हायर लेवल की तरफ जाते हैं, पहले क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो अपने ही लोगों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं और अपने लोगों को वो जान चुके होते हैं कि कौन किस लेवल तक जा सकता है। तो वो क्या करते हैं, उनको जज करने के बाद वो एक एनालिसिस कर लेते हैं कि मुझे कैसे इनसे आगे जाना है। पर जैसे ही वो स्कूल लेवल क्रॉस करते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज जाने के बाद क्या होता है, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट थॉट के साथ लोग आते हैं चारों तरफ से। तो वो ना वो एनालाइज नहीं कर पाते कि अब इनसे कैसे हम आगे बढ़ें। उसके साथ साथ ना बहुत सारा मतलब डिस्ट्रैक्शन भी होता है। जैसे ही कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में इतना डिसिप्लिन होता है, आप वॉक भी कर रहे होते हैं ना कॉरिडोर में, तो आपके हाथ ऐसे बंधे हुए होते हैं। कॉलेज जाने के बाद ना आपको थोड़ा फ्रीडम और लिबर्टी भी मिलता है। तो जो टॉपर होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाई में टॉपर नहीं होते, वो अगर रास्ता भटके और कुछ और में इन्वॉल्व हो गए, उसमें भी वो टॉप क्लास काम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एक तो वो जज नहीं कर पाते कि अब हम इन सब से कम्पीट कैसे करें, और बीच में जो डिस्ट्रैक्शन आता है ना, जिसके कारण टॉपर कभी कभी इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो मतलब जैसा वो कर रहे थे वो कर नहीं पाते। पर ये बोलना तो गलत है कि सभी टॉपर अचीव नहीं कर पाते और एवरेज स्टूडेंट कर पाते हैं, ये गलत है। एवरेज स्टूडेंट क्या होते हैं ना, हमेशा हर चीज़ में एवरेज कर रहे होते हैं, तो कभी कोई गलत रास्ते में भी चले गए ना, तो कुछ समय तक वो करेंगे, फिर उसको भी वो छोड़ देंगे। तो इसीलिए उनका बर्बाद होने का टेंडेंसी थोड़ा कम होता है, टॉपर का थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हर चीज़ में टॉप है। ठीक है, पर टॉपर भी अच्छा काम करते हैं, मैं जानती हूँ, मैंने देखा है। कभी ना कभी कोई चीज़ में तो लैग करता है। जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स में हो गया, या फिर टॉपर जाके के बारे में बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कम्युनिकेशन से जो अपना कॉन्फिडेंस किस रहता है, अपना ठीक है। ग्रूम किस तरह रहता है, वो नहीं रहता है। तो यही टॉपर लोग यहाँ पर तो उसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए बेटा, टॉपर कोई चीज़ लैक करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं। लैक तो सब कोई करता है, सब कुछ। हम अगर एक टीचर हैं तो क्या मेरे पास कोई लैकिंग नहीं होगा? मेरे पास भी बहुत सारा लैकिंग होगा। कोई अगर टॉपर है, मान लीजिए पढ़ाई में बहुत टॉप क्लास का है, बट हो सकता है वो बोल नहीं पाता हो उतना अच्छे से, हो सकता है उसका कम्युनिकेशन उतना अच्छा ना हो। कोई ऐसा टॉपर है जिसका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, पर हो सकता है बॉडी लैंग्वेज उतना अच्छा ना हो, स्मार्ट उतना ना हो। तो ये देखिए, लैकिंग जो है वो सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि मतलब टॉपर के साथ है और एवरेज के साथ नहीं है, टीचर्स के साथ है और स्टूडेंट के साथ नहीं है, सबके साथ है। एक अच्छा इंसान वही है जो अपना जो छोटा छोटा लैकिंग्स है ना, उस पर थोड़ा सा काम कर ले, क्योंकि वो तो अपना स्टडीज़ में काम कर ही रहा है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इंसान बिना किसी कमी के पैदा हुआ हो, कोई ना कोई कमी होती ही है इंसान की। तो लोगों को क्या करना है, अब तो आप एक बार रियलाइज़ कर लीजिए कि मेरे अंदर ये एक कमी है जिसके कारण हम थोड़ा सा पीछे हो जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो जा रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा काम करिएगा ना, तो वो आपके अंदर एक स्पार्क जनरेट करेगा और आप और बेहतर कर पाइएगा। पर बेवकूफ़ वो होते हैं जो ये जान गए हैं कि मैं ये लैक कर रहा हूँ और उस पर काम नहीं कर रहे हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें भी टॉपर और एवरेज की कोई बात नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है कि कोई अगर कुछ लैक कर रहा है तो क्या करना चाहिए। तो चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, उसको अगर रियलाइज़ हो गया कि मेरी ये मतलब कमी है, तो उस पर काम करना चाहिए उसको। सिंपल सा बात है, हम तो यही सजेस्ट करेंगे। मैम, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और सेल्फ वर्क में किस तरह काम किया जाए? आप क्या क्या बोले बेटा? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो गया, दूसरा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, सेल्फ वर्क और सेल्फ वर्थ। तीनों बहुत अलग अलग चीज़ है। ठीक है, पहला कॉन्फिडेंस में काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक तो थोड़ा सा बाय बर्थ भी आता है, बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। वो जैसे ही पहला साल वो स्कूल में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं,
पेरेंट्स जब उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डालते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आने लगता है। कुछ बच्चे पैदाइशी ही शाई होते हैं, वो शर्माते हैं चीज़ों को करने में, पर कॉन्फिडेंस क्या है ना, वो कोई मतलब बॉर्न नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पैदाइशी मिलेगा। आप जैसे जैसे चीज़ों को करते चले जाइएगा वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कॉन्फिडेंस आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने काम को 100% जानना। अगर आप अपने काम को 100% जानेंगे आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको कभी भी मतलब लैकिंग बिहाइंड फील नहीं होगा। ठीक है। दूसरा था आपका कम्युनिकेशन भी बाय बर्थ नहीं आता है, बच्चा भी बोलते हुए पैदा नहीं होता है, वो जितना बोलेगा उसका कम्युनिकेशन उतना अच्छा होगा। इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ उतना ही बात करते हैं जितना ज़रूरत है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। दोनों ही केस में जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं उनका कम्युनिकेशन ऐसे ही अच्छा हो जाता है, पर जो थोड़ा सिलेक्टेड बात करते हैं उनको ज़रूरी है कि सिलेक्टेड ही बोले, वैसे ही बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट जो बोले उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल उनका अच्छा होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। सेल्फ वर्थ, तो भाई जब आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप खुद से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपका वर्थ ऐसे ही बढ़ जाएगा, खुद का वैल्यू पता है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। आप कभी भी किसी के सामने बैठ कर ना अपने आप को छोटा महसूस ही नहीं करेंगे। तो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन आपका सेल्फ वर्थ ऐसे ही इम्प्रूव कर देगा। मतलब सेल्फ वर्थ इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। मैम अभी देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं ना या कोई भी आम होता है, वो लोग अभी रिजेक्शन को बहुत डीपली ले लेते हैं, फेलियर को, तो मैम उसको कैसे हटाएं? देखिए रिजेक्शन डीपली लेता है आजकल बच्चे लोग, खाली लड़की लोग का रिजेक्शन ज़्यादा डीपली लेता है, पढ़ाई का रिजेक्शन उतना ज़्यादा डीपली लेता नहीं है। मेरे पास तो जितने स्टूडेंट हैं पढ़ाई को लेकर उतना रिजेक्शन बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, उनको अगर कुछ भी मार्क्स आ जाए तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। खैर ये तो जोक हो गया, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लाइफ में रिजेक्शन को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब मैंने जितना देखा है वर्ल्ड को, रिजेक्शन वही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ना जो शुरू से उनको हर कुछ मिल रहा है। तो नंबर 1 पॉइंट अगर हम किसी को बोलेंगे, सबसे पहले तो हम पेरेंट को बोलेंगे कि बच्चा जो भी मांगे उसको मत दीजिए, आप उसको वही चीज़ दीजिए ना जो वो जिसका रिक्वायरमेंट है उसको। अब उसके पास एक गन ऑलरेडी है, अब वो एक और गन मांग रहा है जिसमें सिस्टम थोड़ा सा अलग है पर वो गन ही है, तो आपको क्यों उसको देना है? उसको एक गन आप दिला चुके, आप बोलोगे हम दूसरा नहीं देंगे। तो जब पेरेंट ही रिजेक्ट करेंगे ना, तो फिर चाहे उसको पूरी दुनिया रिजेक्ट कर दे, उसको एग्ज़ाम में फेलियर आ जाए, वो सब बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, 2 चीज़ है, इंसान का रिजेक्शन उसके पेरेंट उसको सिखा सकते हैं, और जो एजुकेशन में जो रिजेक्शन होता है उसको बर्दाश्त करने के लिए पेरेंट का सपोर्ट चाहिए। पेरेंट को बोलना होगा कि बेटा कोई बात नहीं है, इस बार अच्छा नहीं हुआ ना, नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई है, कोई वो ज़िंदगी नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आप जीने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए जी नहीं रहे। तो ये आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी है, आप कुछ और भी कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा भी, पर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि अभी हो गया कुछ गलती, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो फेलियर बर्दाश्त करने का ऐसे ही आपको एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। मैम हम क्या करते हैं, आप बताइएगा सही कि गलत है। कहीं भी जाते हैं बाहर तो लोगों का अप्रोच रहता है और ऐसा चीज़ मांग लेते हैं जो वो दे ही नहीं सकते, तो हमको रिजेक्शन ऐसे ही मिल जाता है, और आई थिंक एन नंबर ऑफ टाइम्स हमको रिजेक्शन मिलेगा, तो इससे धीरे धीरे अभी हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सही कि गलत है? इसके लिए ना कहीं बाहर जाने का भी ज़रूरत नहीं है बेटा, कि किसी से रिजेक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप बस जो भी काम करें, जैसे अभी आप डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में, आप ना वर्स्ट केस सोच के रखिए, किसी से आपको एक्सपेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद आप ये सोचिए वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, मेरा सब सब्जेक्ट में हम फेल हो जाएंगे, यही हो सकता है वर्स्ट केस में। तो अगर हम सब सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हम गिर के ख़त्म हो जाएंगे या हम दोबारा से उठ सकते हैं? अगर आप दोबारा से उठ सकते हैं, आपका अंदर से सेल्फ एक वॉइस आ रहा है कि हम उठ सकते हैं, तो फिर आपको रिजेक्शन बर्दाश्त करने का कैपेसिटी है। और अगर आपको ऐसा लगता है अरे यार अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए और हम फिर अब नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, मतलब आप रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो तो आपको अंदर से इनर फीलिंग आपको आ जाएगी। मैम व्हाट काइंड ऑफ लीडर शुड द यूथ बिकम? महात्मा गांधी और भगत सिंह, एक ही वर्ड में देना लगा था? नहीं, एक वर्ड में तो आंसर देना अच्छा बात नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है।
और दोनों को एक वर्ड में कैसे आंसर कर सकते हैं? हाँ, हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइफ का ना 2 फेजेस होता है। एक फेज़ ऐसा होता है जिसमें आप बहुत वोलाटाइल और बहुत रिएक्टिव होते हैं, दैट इज़ भगत सिंह वाला फेज़। और एक फेज़ ऐसा आता है ना जब आप चीज़ों को लेट गो करते हैं, अच्छा हो गया ना, कोई बात नहीं, चलो कुछ और करते हैं। तो लाइफ के स्टार्टिंग मतलब आपका मान लीजिए 12 ईयर्स टू 35 ईयर्स तक ये वोलाटाइल एज होता है। इसमें आप भगत सिंह होते हो, इसमें आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते उतना, गुस्सा भी आता है, कुछ किसी के साथ नाजायज़ होते हुए देखते हो तो आपको ख़राब लगता है। तो ये फेज़ में भी आप सही हो। और जब आपके अंदर स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी आ जाती है तो आप फिर महात्मा गांधी बन जाते हो। आप सोचते हो कि अरे कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। अपने बच्चों को भी आप यही सिखाते हो कि अरे इतना होता ही रहता है, जबकि आपका बच्चा समझ नहीं रहा होता, वो तो कैसे हो सकता है मम्मा, वो मेरे को मारा, हम भी उसको मारेंगे। दैट इज़ भगत सिंह वाला फेज़। तो दोनों टाइप के लोग अच्छे होते हैं, अलग अलग फेजेस में दोनों ही अच्छे लगते हैं। आपको भी 30 साल के बाद महात्मा गांधी अच्छे लगने लगेंगे और उससे पहले आपको भगत सिंह अच्छे लगेंगे। मैं दोनों को कॉम्बिनेशन बना के सही लीडर किस तरह? एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा ना, आप जैसे भगत सिंह हैं तो अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए उससे जिससे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं होने वाला। आप बात में मान लीजिए आप अपने बॉस से ही लड़ गए, तो आपको मालूम है कि इसी को मेरे को रोज़ देखना है, अब हम इसी से लड़ जाएंगे तो रोज़ मेरा जीना हराम करेगा ही उठते बैठते। तो आपको अब क्या है ना कि डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा थोड़ा सा। जब तक आपकी इज्जत पे घात ना हो तब तक बर्दाश्त करें। जिस दिन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई मारे उस दिन आप भगत सिंह हैं। आपको जो शस्त्र उठाना है उठाइए और मारिए और छोड़ दीजिए। पर जब तक आपको लगता है कि मेरे सेल्फ स्टीम पे कुछ भाव नहीं हो रहा है तब तक थोड़ा सा महात्मा गांधी वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही अप्रोच आप लेकर चलिए, दिन भर आपको काम आएगा। मैम अभी आप इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आए तो आपका क्या क्या रिलेशन मनी को रिगार्डेड? मनी को रिगार्डिंग क्या है? मतलब किस तरह अर्न करना चाहिए, किस तरह सेव करना चाहिए और किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए? मनी को किस तरह अर्न करना चाहिए, ठीक है। तो अर्न करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप सीखें, जैसे कि आप एजुकेशन हासिल किए है ना, या कोई स्किल डेवलप किए, तो मेरे को लगता है कि पैसा कमाने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। एक, आप जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या काम आपको करना है, और दूसरा उस काम को कैसे करना है उसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज और स्किल ये दोनों अगर आपके पास है आप पैसा कमा लीजिए, ठीक है। पैसा कमाने के बाद आपको अपना मनी को ना 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। पहला पार्ट आपका होगा एक्सपेंस। अब आप जितना कमाएंगे उसी के हिसाब से आप एक्सपेंस करिए। मान लीजिए आप 50% खर्चा कर देते हैं फैमिली में, रहने में, ये सब करके, ठीक है। बाकी का 25% होगा आपका सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स वो सेविंग्स जो फिक्स्ड सेविंग्स होगा, मतलब जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, वो निकलेगा आपका 20 साल 25 साल के बाद, ठीक है। और जो 25% बचा हुआ है वो लिक्विड मनी आपके पास रहना चाहिए हमेशा। इतना में रहना चाहिए कि आपका 6 महीना का सैलरी आपके पास हमेशा हो, ठीक है। तो ये पैसा जो आप रखेंगे लिक्विड मनी, ये लिक्विड मनी ना ही आपको एश्योरिटी देगा कि आप अभी स्टेबल हो, साथ साथ कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या कुछ दिक्कत होती है तो आप वही पैसा को यूज़ कर सकते हैं। इसी लिक्विड मनी में से कुछ परसेंटेज, जैसे 5% आप निकाल कर हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिए। अगर आपकी फैमिली में कोई मतलब मेडिकल कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो आप हमेशा एक मेडिकल इंश्योरेंस हमेशा अपने पास रखिए। बाकी का आपका लिक्विड मनी आपके साथ होगा, ये आपकी सेविंग्स होगी। सेविंग्स में पीपीएफ में ज़रूर आपको डालना है, और आजकल म्यूचुअल फंड जो आया है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, अगर आपको इसकी शेयर मार्केट की एक्सपीरियंस नहीं है और आप आँख बंद करके सेव करना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए और एक्सपेंडिचर में अपना लगाइए। मैम अगर एक डिप्लोमा लेवल का स्टूडेंट अभी अर्न करना चाहे तो वो किस तरह रोड मैप क्या है? अर्न करने का रोड मैप क्या है? सबसे पहला तो है कि पहले अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अभी स्टार्टिंग में आपको इनिशियली कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करके कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे, आप 1 साल का जूनियर इंजीनियर का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। उस 1 साल के एक्सपीरियंस लेने के दौरान आपको ये कोर्स करेंगे जो आपके उसी जॉब को थोड़ा सा मतलब इन्हेंस करेगा। उसके बाद फिर आप जब वो कोर्स कर लीजिएगा तो फिर आपको थोड़ा सा एडेड बेनिफिट होगा। बट डिप्लोमा करने के बाद बहुत अच्छा इनकम एक्सपेक्ट करना सही नहीं है, ठीक है।
डिप्लोमा करने के बाद आपको बीटेक करना कंपलसरी होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी थोड़ा सा मतलब $1,00,000+ में हो, तो आपको बीटेक करना पड़ेगा। डिप्लोमा करके कुछ माइनस छोटे छोटे कोर्स पहले होता था, आज से 20 साल पहले जो डिप्लोमा करके निकले वो आज GM भी हैं, हमारी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। पर अब क्या है कि अब डिप्लोमा करने के बाद कंपनी में उतना अच्छा पोस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि अब क्या है कि पॉपुलेशन भी इतना बढ़ गया है। डिप्लोमा भी हर साल सिर्फ हमारे ही कॉलेज से 600-700 लोग निकल रहे हैं। आप सोच लीजिए अगर ऐसे ही 10 कॉलेज भी है तो 6,000 लोग हर साल अवेलेबल है, तो आपको कहाँ से उतना अच्छा मिल जाएगा। तो और ऊपर से डिप्लोमा सर्टिफिकेट में आप करेंगे कुछ भी तो वो कभी भी आपको परमानेंट जॉब नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको टेम्परेरी ही मिलेगा। तो मेरा सजेशन तो यही है कि बीटेक कर लेना चाहिए ताकि थोड़ा स्टेबिलिटी आए, और जब आप एक कंपनी में रिक्रूट हो जाइएगा ना, फिर उसके बाद अपने हर साल अपने लिए कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा प्रमोशन मिलता रहे। पर बीटेक इज़ कंपलसरी अकॉर्डिंग टू। मैम जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट का केस रहता है वो ज़्यादातर अभी देखें कि स्टूडेंट्स लोगों को वो स्किल नहीं रहता है या तो वो नॉलेज नहीं रहता है, तो मैम वो क्या क्या स्किल और नॉलेज रखना चाहिए कोई इंटरव्यू में जाए उसको क्रैक करने के लिए? क्या क्या स्किल और नॉलेज रखना चाहिए हमारे डिप्लोमा के बच्चों को या फिर किसी भी मैम क्षेत्र पहले के? डिप्लोमा का एस्पेक्ट से बात करें। तो हमारे डिप्लोमा के बच्चों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, कोर्स करने के साथ साथ हर सब्जेक्ट में आपको पास होना है, किसी में भी फेल नहीं होना है, ठीक है, बैक पेपर नहीं होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, जो भी कंपनी आती है वो एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे जो हैं वो किसी में फेल ना हुए। यहीं पर आपके आधे बच्चे छटा जाते हैं क्योंकि एक ना एक बैक पेपर होता है। दूसरा चीज़ है कि जब भी आपको समर वेकेशन मिलेगा, जैसे 3 समर वेकेशन आपको मिलेगा, तो तीनों महीना आप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए 1-1 महीना का कोर्स करेंगे। ये हमारे प्लेसमेंट में राव मैम ऑर्गेनाइज़ करती हैं, मिसेस राव। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेंगे, तो जिन बच्चों को कम से कम एक भी बैक पेपर नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, आप जानते होंगे गवर्नमेंट का एक पोर्टल है स्वयं, ठीक है, NPTEL वाला, उसमें से कोई एक कोर्स किया। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है AI का, तो कोई AI का वर्कशॉप या कोर्स किया हुआ रहे या कोई इन्हेंस AI का कोर्स किया हुआ रहे, तो ये 3 चीज़ अगर रहेगी तो आपको हमेशा थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। और कुछ मैम एक जनरल बच्चे के लिए अगर उसको आगे बढ़ना है, जो अभी हम आपको ये बताए ना, जैसे जनरल बच्चे तो हो गए जो सिर्फ डिप्लोमा किए और इंटरव्यू में बैठे, ये जनरल हो गए। अब जनरल से हट के अगर आपको कुछ करना है तो ये 3 काम आपको कंपलसरी करना है। आपको अपना सर्टिफिकेट में एक भी ब्लैक रेड डॉट नहीं चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होना चाहिए, और आपको कोई 1 या 2 सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए 2-2, 3-3 महीना का ऑनलाइन, ताकि आपको हमेशा जनरल बच्चों से हट के प्रेफरेंस मिल सके। हम आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टॉप 3 सॉफ्ट स्किल्स का जो आनी चाहिए कि इंजीनियर में? टॉप 3 सॉफ्ट स्किल, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको कंप्यूटर हैंडलिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, खासकर एक्सेल और ऑटोकैड भी उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और MS वर्ड तो फिर कॉमन ही है, वो 3 आना चाहिए। सॉफ्ट स्किल ये है। दूसरा सॉफ्ट स्किल उसको आना चाहिए कम्युनिकेशन। उसका किया वही ये गलती रही, तो कोई भी डिसीजन लेने में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। हम लोग को पढ़ाई में ना थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए, ताकि हम लोग कुछ प्लान कर सकें। प्लान वे में काम करिएगा तो सक्सेस मिलेगा, पर आप हड़बड़ाइएगा तो फिर आपको उतना जल्दी सक्सेस नहीं मिल पाता है, फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाता है। लॉन्ग टर्म में मुझे अल-कबीर मिला, अल-कबीर में बच्चे मिले, तुम तो जानते ही हो। और एक लर्निंग, हाँ, एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्लान तरीके से काम करना है, और दूसरा अपडेट रहना है। हर दिन कोई नया टेक्नोलॉजी आता है और उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती हैं, अभी एक नया चीज़ क्या आया है, फ़ोटो से जो कार्टून बन जाता है, गिबली ना, वो भी एक तरीका ही है। गिबली बस को जो बनाता है उसका नाम है, समझ रहे हैं हम, पर उसको तो बनाया होगा ना कोई, जैसे भी करके उसका एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होगा। आपको तो डायरेक्टली मिल गया, आपने फ़ोटो अपलोड किया, वो आपको करके दे देता है। पर कितना अच्छा होता कि अगर आप खुद एक नया कुछ ऐप बना पाते तो लोग उसको यूज़ करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना हेल्प कर पा रहे हैं दूसरे की। आप जितना हेल्प कर पाइएगा, लोग आपको उतना एक्सेप्ट कर पाएंगे। मतलब ऐसा कर देना है कि आपके बिना उसको अपना ज़िंदगी अधूरा लगने लगे। जैसे
2015 तक एयरटेल जो था, एयरटेल जो आपका कंपनी का नेटवर्क है, उसके अलावा कोई और मतलब बादशाह था ही नहीं उस क्षेत्र में। 2015 में आया जियो, 5 से 6 महीना वो फ्री में दिया। उसके बाद आज ऐसा हो गया है कि बिना जियो के हमारा काम नहीं चलता। तो आपको ऐसा बना देना है अपना जो नया जो आप क्रिएट कर रहे हैं कि लोग उसके बिना अपनी लाइफ को मतलब इमेजिन ही ना कर सकें। जैसे व्हाट्सएप चल बिना उसको मतलब आज व्हाट्सएप टेक्स्ट ऐसा हो गया है कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज तो हम लोग करते ही नहीं है। व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप तुरंत कुछ भेजना है व्हाट्सएप। तो ये आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जिससे लोगों को लगे कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, तो आप सक्सेसफुल हैं। 2 चीज़ें, प्लान तरीके से काम करना और कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट करना जिससे लोगों की ऐसी हेल्प हो जाए कि आपके बिना वो किसी और को दिखे ही। इस तरीके से आप सुपर सक्सेसफुल हैं। आता ये सबको है पर करता कोई नहीं है। हम भी आपको बता रहे हैं पर हम भी कुछ ऐसा क्रिएट कर पाए अभी तक तो नहीं किए हैं। देखते हैं आगे हम कैसे कर सकते हैं। स्टार्टअप बिल्ड करना है। मैम लास्ट क्वेश्चन, आज स्टूडेंट लेजी और वी गिविंग देम ए लेजी सिस्टम। अगर बोल देंगे स्टूडेंट्स आर लेजी तो स्टूडेंट पूरा रिवोल्ट कर जाएगा। दूसरा पॉइंट हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे कि हम लोग स्टूडेंट को लेजी बना रहे हैं। पहले जिस तरीके से हम लोग एजुकेट करते थे स्टूडेंट को, लेक्चर दे देते थे, कोई नोट्स वोट्स का चक्कर नहीं रहता था। पर फिर हम लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया ना कि स्टूडेंट अपने लिए नोट्स बना ही नहीं रहे और जिसके कारण मार्क्स ख़राब आ रहा है। उनका मार्क्स ख़राब आने की वजह से हमारे ऊपर पॉइंट होने लगता है कि आप उसको ठीक से असिस्ट करिए, मेंटरिंग करिए, ये करिए, वो करिए। तो हम लोगों ने उनको खाना बना बना के देना शुरू किया कि लो भाई खा लो, ठीक है, जिसको नोट्स बोलते हैं। तो अब वो नोट्स भी बनाकर हम लोग दे रहे हैं तो उसको भी खा नहीं रहा है। अब हालत ये है कि चबा के देना पड़ेगा, ऐसा फील हो रहा है। मतलब उसमें भी वो शॉर्ट मांगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप डिसाइड कर लो वेदर स्टूडेंट्स आर लेजी और वी आर प्रोवाइडिंग देम एनफ दैट दे आर गेटिंग लेजी। ये तो अब आप ही डिसाइड कर सकते हो। मैम अगर आप एक एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं तो आप क्या क्या चेंज करती हैं एजुकेशन सिस्टम? इसका क्वेश्चन आप तो मेरे को मांग रहे हो। नहीं मैम, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना इसके लिए। एजुकेशन मिनिस्टर होती ना बेटा तो मैं ना लोअर लेवल से चेंजेस शुरू करती। सबसे पहला चेंजेस होता है स्कूल का टाइमिंग। स्कूल का टाइमिंग जो आज का है, जो इतना अर्ली मॉर्निंग रहता है, जितना भी आप साइकोलॉजिकल और जो भी चीज़ ले लो, इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। पर शॉर्ट में हम इतना ही बोलेंगे ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना जो लोगों को ना स्किल ज़्यादा सिखाए, ना कि मतलब सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। आप देखो ना कि उसको आगे चल के ना क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ जाएगा और वो स्किल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट हो। मतलब पूरा स्कूल करने के बाद उसके पास 1 घंटा बच्चे के पास ऐसा होना चाहिए जिसमें वो एक स्किल डेवलप कर सके। पढ़ाई करने के बाद मतलब वो IAS का भी तैयारी कर रहा हो और अगर उसमें फेल हो जाए तो उसके पास वो स्किल होना चाहिए जिससे वो अपना कुछ क्रिएट कर सके या अपना लाइफ चला सके। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत शॉर्ट में पूछोगे तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में कोई एक पीरियड ऐसा रखते जिसमें वो बच्चा अपने लिए कोई स्किल डेवलप कर सके, जो अभी होता नहीं है। सिर्फ बुक पढ़ो और रिसेस आया फिर पढ़ो। तो पढ़ के वो मतलब एक एम्प्लॉय बन सकता है, वो कभी भी क्रिएटर या एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। वही